दोस्तों, जापान ने रिसेंटली 6.9 रिक्टर स्केल का एक भूकंप फेस किया और उसके बाद जापानीज अथॉरिटीज ने सुनामी की वार्निंग जापान की जनता को दी है कि आपको आने वाले समय में सुनामी से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्यों जापान में लगातार इस तरीके के भूकंप और सुनामी आती रहती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जापान की जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है और जापान के लोगों ने इसीलिए इससे लड़ने के लिए बहुत सारे मेथड्स निकाल लिए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जापान में जो घर होते हैं वो भूकंप के समय फ्लोट करते हैं। जैसे हमारे घर भूकंप के समय ब्रेक हो जाते हैं, राइट? वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके लिए जापान ने वॉल बेयरिंग मेथड का यूज किया है, जिसने उन्होंने घरों के नीचे वॉल बेयरिंग लगा रखी है जिससे घर फ्लोट हो जब भूकंप आए, राइट? तो उसकी वजह से जो डैमेजेस होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, राइट? ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जापान आखिरकार ऐसी कौन सी जगह पर मौजूद है या ऐसी कौन सी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर इतने ज्यादा भूकंप और इतनी ज्यादा सुनामी आती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस जगह को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड और सिचुएटेड होने की वजह से जापान को इतने फ्रीक्वेंटली भूकंप और सुनामीज, जो सुनामी होती हैं वो सी फ्लोर में आई हुई एक तरीके के अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, वहां पर अगर फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है तो सुनामी उसकी वजह से आती है। तो सुनामी और भूकंप लगातार फेस करने पड़ते हैं। Japan's position along the ring of fire, ठीक, a string of hundreds of volcanoes and earthquake sites in the Pacific Ocean makes it vulnerable to frequent earthquakes। ठीक है, जापान का रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड होना, सिचुएटेड होना उसको वल्नरेबल बनाता है, वीक बनाता है कि भाई आसानी से वहां पर बहुत सारे भूकंप आ सकते हैं। देखिए यहां पर कितना बड़ा ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन में तरह तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं पर सबडक्ट हो रही हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, कहीं पर एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही हैं, एक दूसरे को पैरेलली क्या कर रही है, रब कर रही हैं। और वो रब करने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ रब कर रहे हैं, दे आर रॉक्स, बेसिकली इंडेंचर्ड रॉक्स। उसकी वजह से जब ये रब करती हैं तो भी कई बार बड़े बड़े भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर कितनी बड़ी बड़ी ट्रेंचेस बन रही हैं अलोंग जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कितनी, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी बड़ी जो चैलेंजर डीप है, मारियाना ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच है, इसी तरीके से टोंगा ट्रेंच है। तो ये जितनी भी ट्रेंचेस बन रही हैं ये इसी वजह से बन रही हैं क्योंकि जो सी बाउंड्री है, सी प्लेट बाउंड्री है, वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है उसके नीचे सबडक्ट कर रही है, राइट? यही सेम फिनोमिना इधर भी हो रहा है कि यहां पर जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके नीचे जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है, ओशनिक प्लेट बाउंड्री है, वो सबडक्ट कर रही है। और यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी हैं जिसकी वजह से लगातार इस पूरे रीजन में हमें भूकंप और सुनामीज देखने को मिलती हैं। ये हॉर्स शू शेप्ड है, इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हमेशा बोला जाता है हॉर्स शू शेप्ड रिंग ऑफ फायर, राइट? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में अवेलेबल है और साथ ही साथ 90% दुनिया के जो 90% भूकंप आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं। दुनिया के जो 90% वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो भी इसी रीजन में होते हैं। 75% डोरमेंट और एक्टिव वोल्केनोज इसी रीजन में पाए जाते हैं दुनिया के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वोलेटाइल और कितना इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी वजह से जापान को अपने यहां इस तरीके के मेथड्स यूज करने पड़े जिससे कि वो कॉन्टिन्यूअस भूकंप या फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक से बच सके, राइट? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। रिसेंटली 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट जापान्स क्यूशू रीजन, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग सुनामी एडवाइजरीज फॉर मियाजाकी एंड कोची प्रीफेक्चर्स, राइट? जापान के रीजन है वो। रिंग ऑफ फायर क्या है? इट इज अ हॉर्स शू शेप्ड जोन अलोंग द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशन। इट इज नोन फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। लोकेशन क्या है? इट कवर्स रीजन्स लाइक द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड न्यूजीलैंड। देखिए जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको कवर करता है। जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है? 75% एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोस का घर है, ठीक है, यहीं पर सिचुएटेड है और 90% वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स इसी रीजन में आते हैं, राइट? इसका जियोलॉजिकल बेसिस क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर मेजर ट्रेंचेस बनी हुई हैं। ट्रेंचेस
अधिकतर तभी बनती हैं जब हम देखते हैं कि जो ओशनिक प्लेट बाउंड्री है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री के नीचे सबडक्ट कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रेंचेस बनी हुई हैं। तो ये ट्रेंचेस से हमें पता चलता है कि यहां पर पैसिफिक प्लेट बाउंड्री जो कि ओशनिक प्लेट बाउंड्री है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। यहां पर पैसिफिक प्लेट बाउंड्री फिलीपींस का जो ये जो लाइक अपवर्ड मूवमेंट है उसके नीचे सबडक्ट कर रही है। रिक्यू ट्रेंच भी इसी तरीके से बन रही है। ठीक है, एशियन प्लेट बाउंड्री के नीचे सबडक्ट कर रही है पूरी की पूरी। ठीक, सबडक्शन की वजह से हो सकता है, डाइवर्जेंस की वजह से इतने बड़े बड़े तीन तरीके के प्लेट टेक्टोनिक इंटरेक्शन होते हैं। देखिए प्लेट्स तीन तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। पहला सबडक्शन, दूसरा डाइवर्जेंस, एक तो कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस में सबडक्शन होगा, या तो अपवर्ड जाएगी प्लेट या तो नीचे जाएगी, तो सबडक्शन होता है मोस्टली। ठीक है, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है, जो ज्यादा डेंस प्लेट होती है, जिसका मटेरियल ज्यादा भारी होता है, वो नीचे जाता है। ठीक, तो सबडक्शन होगा, या तो डाइवर्जेंस होगा प्लेट बाउंड्रीज का, या तो वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं उसे। वो एक दूसरे को रब करती हैं, प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसे ऐसे रब करेंगी, पैरेलली रब करेंगी। ठीक, देन वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन किस तरीके से होता है, देखिए जब प्लेट बाउंड्रीज यहां पर सबडक्ट करती हैं, तो जब ये सबडक्ट करती हैं तो जितना मास नीचे जाएगा उतना ही मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा। जितना मास नीचे जाता है प्लेट का उतना ही मैग्मा अपवर्ड मूव करता है। जब अपवर्ड मूव करता है तो इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क बनाता है, वॉल्केनिक कॉन्टिनेंटल आर्क देखने को मिलते हैं हमें यहां पर। ठीक है, तो मैग्मा फॉर्म्स व्हेन सबडक्टिंग प्लेट्स हीट अप इन द मैंटल। प्लेट बाउंड्री गई नीचे, जितना मास नीचे गया उतना मैग्मा ऊपर आया। द मैग्मा राइजेस एंड इरप्ट्स क्रिएटिंग वोल्केनिक आर्क्स अराउंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट्स में बनेंगे तो उनको बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल आर्क, जब आइलैंड्स बनेंगे तो उसको बोला जाएगा आइलैंड आर्क। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसके अलावा इससे कौन कौन से रीजन्स अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं, तो इससे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली एंड यूएस के अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे शहर जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। इससे अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस रीजन में लगातार बना रहता है खतरा। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में हमें इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिली हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन था कि भाई इस रीजन में इतने ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होते हैं, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें जो इंसाइट मिली है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से ही मिली है। इट इज अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एंड मिनरल डिपॉजिट्स एज वेल। जो भी अर्थ के अंदर मेंटल के रीजन में जो भी मिनरल रिसोर्सेज है वो अपवर्ड लिफ्ट होकर के ऊपर आ जाते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज भी इन रीजन से मिलते हैं। रीजन क्या है, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, मल्टीपल प्लेट बाउंड्रीज हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री, उसके नीचे पैसिफिक प्लेट बाउंड्री। ठीक है, फिर आपका एशियन प्लेट बाउंड्री, पैसिफिक प्लेट बाउंड्री, इस तरीके से देयर आर मल्टीपल प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, फिलीपीन सी प्लेट हो गया, ठीक, पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। इस तरीके से देयर आर अराउंड छोटी छोटी को भी जोड़ दें अगर तो 7 से 8 प्लेट बाउंड्रीज हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही हैं। प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आइदर दे आर स्लाइडिंग और दे आर कोलाइडिंग और दे आर डाइवर्जिंग। डाइवर्ज करेंगी तो रिफ्ट बनाएंगी, कोलाइड करेंगी तो सबडक्शन होगा, और स्लाइड पास्ट ईच अदर होगा तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाएंगी, जैसी हमें कैलिफोर्निया के पास देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका लॉस एंजलिस के पास भी हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलती है। There are subduction zones. A significant portion of the ring of fire is characterized by subduction zones where one plate moves beneath another. These zones are highly prone to seismic activity due to intense pressure build-up. जब subduction होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से हमें यहां पर वोल्केनो फॉर्मेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ मेजर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है और वो रिलीज हो रही है। फिर फॉल्ट लाइंस क्या होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज के जो एज होते हैं, दे आर द फॉल्ट बाउंड्रीज। ठीक है, द एज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मार्क्ड बाय फॉल्ट्स दैट स्टोर एनर्जी एज दे गेट स्टक एंड देन रिलीज इट सडनली लीडिंग टू द अर्थक्वेक्स। जापान का एग्जांपल अगर हम लें तो वो कहां पर सिचुएटेड है, रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। इट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ 4 प्लेट्स। पैसिफिक प्लेट सबसे नीचे, उसके ऊपर फिलीपीन सी प्लेट, सबडक्ट्स अंडर द यूरेशियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट या एशियन प्लेट जो मैं बोल रहा था उसके नीचे फिलीपीन सी प्लेट जा रही है और उसके नीचे आपकी पैसिफिक प्लेट जा रही है। इस वजह से वहां पर मेजर हमें देखने को मिलता है, सबडक्शन जोन बना हुआ है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स लगातार आ रहे हैं। इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यहां पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रिंग ऑफ फायर। पहला, रीजन अराउंड द पैसिफिक ओशन नोन फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। करेक्ट आई गेस।
ठीक है, हमारे डिस्कशन से हमें पता चलता है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। इट इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज मेनली सबडक्शन जोन्स। अगेन डिस्कशन में हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, गलत हो जाता है क्योंकि हमने सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक्सपेंशन देखा है। चौथा स्टेटमेंट है इट कंटेन्स मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, तो टोटल वॉल्केनोज की अगर हम बात करें तो लगभग दुनिया के 75% वॉल्केनोज यहीं पर सिचुएटेड हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, उसके अलावा तीनों स्टेटमेंट सही हैं। द राइट आंसर विल बी ए पार्ट 1, 2 एंड 4। दिस इज हाउ आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। बट ये जितने भी डिजास्टर्स आते हैं, जो भी बड़े जियोफिजिकल इवेंट्स होते हैं, इन पर नजर रखना, इनके बारे में जानकारी रखना हमारे एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ हमारी जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव और ज्यादा वीडियोस पाने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।